Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of vicarious liability under torts law. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Before explaining this topic in detail, I am going to give you a basic introduction of this topic. Okay, so let's start. अब सबसे पहले तो हम सबको ये बात पता है कि लॉ का जनरल रूल क्या है कि अगर कोई बंदा किसी भी किस्म का कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है तो वो उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए पर्सनली लायबल है. लेट से अगर मैं कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर रही हूँ, कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट परफॉर्म कर रही हूँ जो कि अनलॉफुल है, जिसकी लॉ के अंदर परमिशन नहीं है, लॉ इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने वो एक्ट कमिट किया है, तो क्या होगा? उस एक्ट के लिए मैं खुद लायबल होंगी. आई माई सेल्फ विल बी पर्सनली लायबल फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ. उस चीज़ के लिए मुझे पनिश किया जाएगा, मुझे उस चीज़ की बाकायदा पनिशमेंट मिलेगी उस रॉन्गफुल एक्ट कमिट करने की. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए है, कोई बंदा वो बी के घर में जाता है और चोरी करता है. अब बी ने उसको सू किया है चोरी के लिए, तो अब ए क्या होगा? वो पर्सनली अपनी थेफ्ट के लिए लायबल होगा, ए को पर्सनली पनिशमेंट मिलेगी. ये क्या कहता है? ये लॉ का जनरल रूल कहता है. लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ वी ऑल नो वेन एवर देर इज अ जनरल रूल देर इज अ जनरल एक्सेप्शन, एंड सो इज द केस विद दिस टॉपिक. अब जनरल रूल तो पढ़ लिया कि रॉन्गफुल एक्ट के लिए बंदा पर्सनली लायबल है. अब जनरल एक्सेप्शन क्या है? ये जनरल एक्सेप्शन टॉर्ट लॉ के अंदर जनरल रूल की है, जो कि ये कहती है इन सम सिचुएशन अ पर्सन कैन बी मेड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द अदर. एक बंदा दूसरों के एक्ट के लिए लायबल है इवन इफ ही हैज़ नॉट डन एनी रॉन्ग. हालांकि उस बंदे ने खुद वो रॉन्ग एक्ट कमिट नहीं किया, लेकिन वो दूसरों के एक्ट के लिए लायबल है, दूसरों के एक्ट के लिए उसे पनिश किया जाएगा. तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है? वाइकेरियस लाइबिलिटी है. व्हेन अ पर्सन इज हेल्ड लायबल फॉर द वाइकेरियस एक्ट ऑफ द अनदर पर्सन. अब ये तो जनरल एक्सेप्शन और जनरल रूल को हमने डिस्कस कर लिया. अब वाइकेरियस लायबिलिटी को इन डिटेल हम डिस्कस करते हैं. ये तो हमने उसका प्रिंसिपल डिस्कस किया. वाइकेरियस लायबिलिटी है क्या चीज? वाइकेरियस लायबिलिटी मीन्स अ लायबिलिटी इंस्टेड ऑफ द अदर्स. वो लायबिलिटी जो किसी दूसरे की वजह से आती है, ठीक है, जो किसी दूसरे की वजह से आप उस चीज के लिए लायबल हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी. अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो ये कहता है वाइकेरियस लाइबिलिटी मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर एन एक्ट कमिटेड बाय द अनदर पर्सन. ठीक है, यानी कि एक्ट एक बंदे ने परफॉर्म किया है, लेकिन लाइबिलिटी दूसरे बंदे पर भी अराइज हो रही है, दूसरा बंदा भी लाइबल है उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए. वाई सच पर्सन इज लाइबल? वाई सच लाइबिलिटी अराइजेस? तो ये लाइबिलिटी इस वजह से अराइज होती है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी टू पर्सन. अब ये किन रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है, ये हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनमें एक बंदा वाइकेरियसली लायबल है फॉर द एक्ट ऑफ द अनदर पर्सन. अब हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ए एक बंदा है जो कि ड्राइवर है. ठीक है, एक ऐसा बंदा जो कि ड्राइवर है और वो किसके लिए काम कर रहा है? वो दूसरे बंदे के लिए काम कर रहा है. दैट पर्सन, लेट्स सपोज बी. ए और बी के दरमियान, अब आगे ये एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ, ए और बी का रिलेशनशिप. ए क्या है? वो नौकर है, वो ड्राइवर है. वो किसके लिए काम कर रहा है? बी, जो कि उसका मास्टर है, जो कि उसका बॉस है. अब ए जो है वो बी को ड्राइव करके उसके ऑफिस तक लेकर जा रहा है. अब रास्ते में क्या होता है? वो एक पेडेस्ट्रियन है, वो उसको हिट कर देता है, वो उसको गाड़ी से मार देता है अपनी नेग्लिजेंस की वजह से. ड्यू टू द नेग्लिजेंस इन हिज ड्राइविंग, उसकी वजह से अब उसने सी को हिट कर दिया. अब इन सच केस बी खुद तो गाड़ी नहीं चला रहा था, बी ने तो सी को हिट नहीं किया. सी को किसने हिट किया है? ए ने हिट किया है. लेकिन यहाँ पर बी लायबल हो रहा है. क्यों लायबल हो रहा है? क्योंकि ए जो था वो बी की कार चला रहा था,
A is still liable for the accident because it was caused by the negligence of the A and A was working under the services of B. यहाँ पर B vicariously liable है A के एक्ट के लिए because वो A B के अंडर काम कर रहा था. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल अंडरलाइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी. यानी कि वो कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन पर वाइकेरियस लाइबिलिटी बेस करती है. वाइकेरियस लाइबिलिटी की बुनियाद क्या है? सो द डॉक्ट्राइन ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन दी 3 प्रिंसिपल्स. सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा है? नंबर 1 इज क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी. ये एक लैटिन मैक्सिम है, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी. ये फर्स्ट मैक्सिम है जिस पर वाइकेरियस लाइबिलिटी बेस कर रही है. अब इस मैक्सिम का मतलब क्या है? दिस मैक्सिम मीन्स दैट ही हु एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ एज डूइंग इट हिमसेल्फ. यानी कि अगर कोई एक बंदा अपना कोई काम किसी दूसरे बंदे से करा रहा है, किसी दूसरे के थ्रू अपना कोई काम करा रहा है, तो लॉ के अंदर ये समझा जाएगा कि जैसे उस बंदे ने अपना ये काम खुद किया है. इट विल बी कंसिडर्ड और इट विल बी डीम्ड इन लॉ एज दैट पर्सन डिड दैट एक्ट बाय हिमसेल्फ. यानी कि वो बंदे ने अपना काम खुद किया है. अब इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज एक बंदा जो है वो दूसरे को अपनी जगह पर प्लेस करता है. व्हेन अ पर्सन पुट अनदर इन हिज प्लेस टू डू एन एक्ट इन हिज एब्सेंस necessarily leaves him to determine according to the circumstances that arise. यानी कि अगर एक बंदा किसी दूसरे को इंट्रस्ट कर रहा है, किसी दूसरे को अपना काम करने के लिए उसे अपॉइंट कर रहा है, तो अब अगर जिस बंदे को अपॉइंट किया है अगर वो कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर रहा है, तो जिस बंदे ने अपॉइंट किया है ही विल बी आंसरेबल फॉर दैट रॉन्गफुल एक्ट डन बाय हिज एजेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा है वो प्रिंसिपल है, वो अपना कोई काम अपने एजेंट से करवा रहा है, तो अगर एजेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट किया है तो प्रिंसिपल विल बी लायबल, विल बी आंसरेबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट डन बाय हिज एजेंट. ये था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल. उसके बाद आता है सेकंड प्रिंसिपल ऑन विच वाइकेरियस लाइबिलिटी इज बेस्ड. सेकंड प्रिंसिपल क्या है? रिस्पोंडेंट सुपीरियर. ये भी एक मैक्सिम है और इस मैक्सिम का मतलब क्या है? रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब है सुपीरियर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, यानी कि जो सुपीरियर अथॉरिटी है, जो हायर अथॉरिटी है, वो रिस्पॉन्सिबल है. और हम ये भी कह सकते हैं वही बात, लेट द प्रिंसिपल बी लायबल. ठीक है, यानी कि या तो रिस्पोंडेंट लायबल है या तो प्रिंसिपल लायबल है. बात एक ही है, रिस्पोंडेंट और प्रिंसिपल की पोजीशन बिल्कुल सेम है. इस केस में क्या होता है? इन सच केस not only the person who is obeying the order is responsible but the person who commands is equally liable. यानी कि वो बंदा जो ऑर्डर ओबे कर रहा है, जो हुक्म मान रहा है, सिर्फ वो ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है बल्कि उसके साथ साथ वो बंदा भी उतना ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, वो बंदा भी इक्वली लायबल है जो कि हुक्म दे रहा है. यानी कि हुक्म देने वाला और हुक्म मानने वाला दोनों लायबल हैं. वही बात आ गई, मास्टर इज आंसरेबल फॉर द एवरी सच रॉन्ग ऑफ द सर्वेंट इज कमिटेड इन द कोर्स ऑफ हिज सर्विसेज दो नो एक्सप्रेस कमांड इज प्रूव. थर्ड प्रिंसिपल आता है हमारे पास एक्सपीडियंसी एंड पब्लिक पॉलिसी. इसका मतलब क्या है कि हाउ वन बिकम्स लायबल फॉर द अदर. अब नॉर्मली तो क्या है? एवरी पर्सन इज सपोज टू डू हिज एक्ट हिमसेल्फ. नॉर्मली तो क्या है? हर बंदा ये सपोज किया जाता है कि हर बंदा अपना काम खुद कर रहा है. बट इफ ही चूजेस इट टू हैव डन थ्रू अदर ही मस्ट डू इट एज एट हिज ऑन रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी कि अगर वो चाहता है, अगर उसने किसी दूसरे बंदे को चूज किया है अपना काम करवाने के लिए, तो वो अपने रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो काम करेगा. यानी कि वो अपनी जिम्मेदारी पे उस बंदे से वो काम करवा रहा है. यानी कि सिंपली हम ये कह देते हैं, इफ अ पर्सन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड फॉर अनअवॉइडेबल प्रैक्टिकल रीजंस डिजायर्स दैट हिज बिजनेस शुड बी डन बाय द अनदर पर्सन,
अगर एक बंदा चाहता है कि उसका काम कोई दूसरा बंदा करे तो लॉ उसको सिर्फ उस सूरत में ये चीज़ अलाउ कर रहा है कि जिस बंदे को उसने अपॉइंट किया है उसके कंडक्ट, उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए ये बंदा खुद लाइबल होगा, खुद आंसरेबल होगा। अब हम चलते हैं वो कौन से ऐसे रिलेशनशिप हैं जिनमें वाइकेरियस लाइबिलिटी अराइज होती है। सो वाइकेरियस लाइबिलिटी अराइजेस when the doer of act and the person sought to be held liable are related to each other. So there are 6 major relationships in which vicarious liability of the person arises. First is master and servant. Second is company and its directors. Third one is owner and independent contractor. Fourth one is principal and its agent. Number 5th is firm and its partner. And the last one is guardian and ward. So these are the 6 basic relationships in which a person is held vicariously liable for the act of the another person. अब हम इन तमाम रिलेशनशिप्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि कैसे एक बंदा दूसरे के एक्ट के लिए लायबल है। सबसे पहले मास्टर एंड सर्वेंट की तरफ आते हैं। मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप में क्या होता है? मास्टर एम्प्लॉयज द सर्विसेज ऑफ सर्वेंट। ठीक है, मास्टर ने सर्वेंट को अपॉइंट किया है अपनी सर्विसेज के लिए। अब सर्वेंट क्या कर रहा है? ही इज वर्किंग ऑन द कमांड्स ऑफ द मास्टर, यानी कि मास्टर उसे हुक्म दे रहा है, सर्वेंट मास्टर के उस हुक्म को ओबे कर रहा है। सो देयर एग्जिस्ट अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पर्सन दैट इन केस ऑफ टॉर्ट कमिटेड बाय द सर्वेंट हिज मास्टर इज ऑल्सो हेल्ड लायबल। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें सर्वेंट जो है वो मास्टर के लिए काम कर रहा है, तो लॉ के अंदर ऐसा समझा जाएगा कि जैसे मास्टर वो काम खुद कर रहा है। सो अगर सर्वेंट कोई भी अनलॉफुल एक्ट कमिट करता है, सो हिज मास्टर विल ऑल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर द सेम। ठीक है, सर्वेंट के एक्ट के लिए मास्टर इक्वली लायबल होगा। ये लाइबिलिटी ऑफ मास्टर भी हमारे पास उन दो मैग्जिम्स पर बेस करती है जो हमने फर्स्ट 2 मैग्जिम पढ़े थे, रिस्पोंडेंट सुपीरियर और क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर सी। अब सेकंड आता है हमारे पास कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर्स के एक्ट के लिए कंपनी लायबल होगी। अब देखना ये कि कंपनी किस तरह से लायबल होती है। सिंपली companies are liable for the torts committed by their servants in the course of their employment, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉयमेंट के दरमियान, उनकी सर्विसेज के दरमियान अगर कोई डायरेक्टर कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट कर रहा है तो पर्सनली कंपनी लायबल होगी उनके टॉर्ट्स के लिए। लेकिन वो रॉन्गफुल एक्ट ज़रूरी है कि अल्ट्रा वायरसली ना हो, यानी कि एक बंदा कंपनी की लिमिटेशन से हटकर कोई काम कर रहा है, कंपनी की जुरिस्डिक्शन से बाहर कोई काम कर रहा है, तो फिर कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा इंट्रा वायरसली यानी कंपनी की जुरिस्डिक्शन के अंदर ही रहकर, कंपनी की लिमिटेशंस के अंदर रहकर कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करता है तो फिर कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड, ऑनर एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। नाउ हु इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर? अब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो बंदा है who is performing for another individual under an express or implied agreement, यानी कि एक बंदे ने दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया है और अब वो दूसरे बंदे के लिए कोई भी काम कर रहा है और वो बंदा किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब जनरल रूल क्या है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए? द जनरल रूल रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर इज दैट a person who hires the independent contractor is not vicariously liable for the act of the independent contractor. Simply हम ये कह सकते हैं that he who control the work is answerable for the workman, यानी कि एक बंदा जिसने दूसरे को अपॉइंट किया है वो उसके वर्क के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, और वो बंदा जिसने एम्प्लॉय को हायर नहीं किया वो आंसरेबल नहीं है उसके रॉन्गफुल एक्ट के लिए। फोर्थ आता है हमारे पास प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट कौन है? वो बंदा जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा होता है, कोई भी ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहा होता है। अब प्रिंसिपल को एजेंट के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लायबल करार देने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों का शो करना ज़रूरी है, 2 चीज़ों का प्रूफ करना ज़रूरी है।
Number one is that the act was committed by the agent in the course of his employment. यानी कि उसने उसकी सर्विसेज के दौरान ही कोई एक्ट परफॉर्म किया है, एजेंट ने रॉन्गफुल एक्ट उसके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया है, तो तब प्रिंसिपल लाइबल होगा. एंड सेकेंडली, even if the act was beyond the scope of agency, it must have been expressly authorized by the principal. भले वो काम स्कोप ऑफ एजेंसी की लिमिटेशन से बाहर है, भले वो काम एजेंसी की लिमिटेशंस में नहीं आ रहा, लेकिन अगर प्रिंसिपल ने उस काम के लिए एजेंट को ऑथराइज किया है तो उस एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा. सो प्रिंसिपल को लाइबल करार देने के लिए इन दो चीज़ों का प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद आता है हमारे पास फर्म एंड इट्स पार्टनर. अब फर्म और इट्स पार्टनर का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप ही की तरह है. इट इज़ द सेम एज दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. एंड ईच पार्टनर इज लायबल टू थर्ड पर्सन फॉर द निगलेक्ट और फ्रॉड ऑफ हिज फेलो पार्टनर. यानी कि एक पार्टनर दूसरे के एक्ट के लिए, दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए इक्वली लायबल है. ठीक है. और वो जो फ्रॉड है वो पार्टनरशिप के बिजनेस के दौरान ही कमिट हुआ हो. अगर वो फ्रॉड पार्टनरशिप की बिजनेस के आउटसाइड कमिट हुआ है तो फिर दूसरा पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. यानी कि दैट पार्टनर शुड बी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी. अगर वो उनके स्कोप में काम नहीं कर रहा तो फिर वो दूसरा पार्टनर उस अपने फेलो पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. लास्ट वन इज गार्डियन एंड वॉर्ड. सिंपली तो हम ये कहते हैं दैट गार्डियंस आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय देयर माइनर्स अंडर देयर चार्ज, बट दे कैन सू फॉर पर्सनल इंजरीज टू द माइनर्स अंडर देयर चार्ज. यानी कि जनरल रूल तो ये है, फादर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉर्ट्स ऑफ हिज चिल्ड्रन, बट देर आर सर्टन सर्कमस्टांसिस इन विच द पेरेंट बिकम वाइकेरियसली लायबल. किन केसेस में बच्चा अपने फादर के सर्वेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है तो फिर उसका फादर उसके नेग्लिजेंट एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अब वो उसका फादर नहीं रहा बल्कि वो उसका एम्प्लॉय बन गया है. सो ये वो 6 रिलेशनशिप्स थे जिसमें एक बंदा वाइकेरियसली लायबल था दूसरे रॉन्गफुल एक्ट के लिए. भले उसने वो खुद काम नहीं किया था, लेकिन चूंकि वो काम उसकी सर्विसेज के अंदर हो रहा था इसलिए वो बंदा वाइकेरियसली लायबल था उसके एक्ट के लिए. सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन वाइकेरियस लाइबिलिटी अंडर टॉर्ट्स. आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें, और अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिमूव योर डाउट्स एंड कन्फ्यूजन. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.